गुड मॉर्निंग गाय। आज है 14 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल, बहुत बेहतरीन एडिटोरियल है। कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे, और बुकैब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं ताकि आप डेली बेसिस पे पढ़ सकें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। यहाँ पे वोकैबुलरी के ऐसा तड़का मिलने वाला है जिससे देख हर कोई है भड़का, क्योंकि लगता है कि ऐसा भी हो सकता है जो रिलेवेंट हो और आए भी। देखिए, आज का जो एडिटोरियल है वो कह रहा है रीबूटिंग द कोड्स। रीबूटिंग का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना। क्या करना है? फिर से शुरुआत करना। कोड्स का मतलब जितने भी आईपीसी कोड हैं, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, उसके बारे में बात किया गया है, क्योंकि उन सब के नाम जो है अभी हिंदी में ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में नीड रिफॉर्म की। क्रिमिनल लॉ जितने भी नियम हैं में मतलब हो सकती है, नीड मतलब ज़रूरत, रिफॉर्म मतलब बदलने की, उसे बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है। बट नॉट न्यू अनफैमिलियर नेम, बट नए अनफैमिलियर नेम की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? जैसे कि अभी क्या है, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी है, इन सब के नाम बदले जा रहे हैं। अभी हो सकता है समय के मुताबिक जो क्रिमिनल लॉ हैं या उनके नियम जो बने हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं, उनको बदल सकते हो अकॉर्डिंग टू ज़रूरत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। लेकिन उनके नाम बदले जाएं केवल, वो ज़रूरी नहीं है। इस पर बेस्ड पूरा का पूरा एडिटोरियल है, मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम लोग एक कवर करेंगे सारी बुकैब जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो बुकैब देख लेते हैं और साथ ही साथ देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट कराऊंगा मैं, जितने भी जुलाई में जो भी आपके पेपर हुए थे सीजीएल के 39 सेट, 39 के मैं 39 ही कराने वाला हूँ। आपके क्लोज टेस्ट पूरा कराऊंगा जिससे कि आपको पेपर टाइम में हेल्प मिले सीएचएसएल के। क्लियर? ये देखिए, फर्स्ट वर्ड है रीबूट, अच्छा वर्ड है, आ जाता है, फिर से शुरू करना, बूट या ब्रिंग अप। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होता है, स्पष्ट होता है, क्लियरली या क्लियर कट बोल सकते हैं आप। डी एंग्लाइजेशन, एंग्लाइजेशन का मतलब होता है डू नॉट मेक इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजीकरण ना करना, अंग्रेजीकरण ना करना उसका, यानी अंग्रेजी में ना बदलना। ठीक है, इंग्लिशाइजेशन ध्यान रखना। स्क्रॉल का मतलब मसौदा होता है या लिखना भी होता है या फिर मूव करना भी होता है। ठीक है, मूव थ्रू टेक्स्ट, पढ़ते पढ़ते आगे निकलना। कंसोलेशन का मतलब तसल्ली होता है, सांत्वना होता है, कंफर्ट, सोलेस। ठीक है, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। सेडिशन का मतलब होता है विद्रोह, राजद्रोह या इलीगल एक्शन जो भी होते हैं वो सेडिशन कहलाते हैं। ओवर ब्रॉड का मतलब टू वाइडली एप्लीकेबल और अप्लाइड। एक्सेसिवली आप इसका सिनोनिम बोलें, यानी किसी चीज़ को ज़्यादा लिखा जाता है, ज़्यादा यूज किया जाता है तो हम ओवर ब्रॉड बोल सकते हैं। डिसअफेक्शन का मतलब नाराज़गी होता है, बैर होता है, एलिनेशन होता है, एस्ट्रेंजमेंट भी आप बोल सकते हैं, यही दोनों सिनोनिम है। सिसेशनिज्म का मतलब होता है अलगाववाद, अ डॉक्ट्राइन दैट मेंटेन्स द राइट ऑफ सिसेशन। इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को अलग रखने की प्रवृत्ति, अलग रखने का काम, वो सिसेशनिज्म कहलाता है। सबवर्सिव बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। क्रांतिकारी, विनाशकारी, रिवोल्यूशनरी। ठीक है, नेक्स्ट है पिनलाइज का मतलब दंडनीय, दंडनीय ठहराना या पेनलाइज करना। ठीक है, या पनिश करना, बात ही की है। जेपर्डाइज का मतलब होता है जोखिम में डालना, एंडेंजर या पेरिल। ठीक है, तो ये वर्ड थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। विश्वास मानिए, आप प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देखें कितने वर्ड पूछे जाते हैं, इसलिए रिकमेंडेशन में मैं द हिंदू बोलता हूँ। दूसरा, अगर आप जो मेन वर्ड होते हैं जो हमेशा यूज़ किए जाते हैं या आते हैं पेपर टाइम में, तो उनके लिए मैंने एक बुक तैयार की है। ठीक है, ई बुक जिसका नाम है इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज हैं। इसमें आपको ईडियम मिलने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट ईडियम है रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, अभी जो जुलाई में पेपर हुआ था ना, तो 2023 सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके लिए भी मैंने वो सारे वर्ड डाल दिए हैं और जो वर्ड ऐड होते जाएंगे, ठीक है, वो भी मैं डालता जाऊँगा। इंपॉर्टेंट मतलब जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है, जनरल इंग्लिश आती है, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक। वैसे नॉर्मली तो ये किताब आपको 50 रुपये भी मिलेगी, अगर इसकी आप PDF लेना चाहते हैं तो मात्र आप 20 रुपये में ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊँ आपको,
इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। इन्फ्यूज़ का मतलब मन में बिठाना, चित्त में बिठाना। सिनोनिम का मतलब इनकलकेट होता है, इंस्टिल होता है। इसके एंटीनिम की बात करूँ डिस्कैरेज भी होता है। ठीक है, तो आसानी होगी याद करने में। क्लियर है? तो ये बुक चाहें तो आप ले सकते हैं। और आप चलते हैं सीधे सीधा हम एडिटोरियल पर। सॉरी, ये हमारा क्लोज टेस्ट है। CLOZETEST, ठीक है, ये हमारा क्लोज टेस्ट है। अब देखिए, क्लोज टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप उसे पूरी तरीके से थोरोली रीड कर लें। अगर रीड कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में इसकी टोन, और जब एक बार टोन पकड़ में आ गई तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कौन सा वर्ड डालना है आपको पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए रीड। ग्लोबल वार्मिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग is the dash greenhouse gases such as carbon dioxide, methane into the atmosphere. These gases trap heat from sun, causing the earth temperature to rise. The effect of global warming widespread and include more frequent severe weather event, rising sea levels and loss of diversity. Many government organizations have implemented to reduce the greenhouse gas emission. However, individuals can play a role in global warming. Making small changes their daily habits, such as reducing their energy consumption, driving less. अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि पूरा का पूरा जो हमारा क्लोज टेस्ट है वो आपका एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है, और उस पर भी सबसे ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि उसके ऊपर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग पर ही पूरा का पूरा डिपेंड है। उसी से रिलेटेड हमें इसमें वर्ड डालने हैं। तो जाहिर सी बात है, कभी ये कहेगा कि ग्रीन हाउस बढ़ रही है, किसी का एमिशन हो रहा है, कम करना है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पहल किए, ये सब होने वाला है, कुछ और तो है नहीं। ये माइंड सेट कर लीजिए। आप देख लीजिए क्या लिखा है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल फेसिंग टुडे। फेस कर रहा है आपत्ति वगैरह, ठीक है, चुनौती हो सकता है, इस तरह के कुछ बढ़ आ सकते हैं, दिमागी कह रहा है ये बात। तो कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। क्या मतलब होता है? रिजल्ट, ठीक है। और चैलेंजेस का मतलब होता है आप सामना करना किसी चैलेंज मुकाबला। बेनिफिट फ़ायदे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौके होते हैं। बहुत ही आसान है। तो ओबियसली आज के समय में जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है वही तो हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। बहुत ही आसान था। द प्राइमरी कॉज ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इनटू एटमॉस्फेयर। अच्छा, जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो किस लिए बढ़ रही है? कंडक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, एमिशन। देखिए, कंडक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का बदलाव होना, चलन बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं हम। ये एस लिखा हुआ, ठीक है, IS। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसमिशन, यानी कंडक्टिविटी, किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, यानी अंदर समा लेना। रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्ट होता है, बाहर निकालना। इमिशन का मतलब उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो क्या करिए उत्सर्जित की जा रही, तो इमिशन ही आएगा इसमें। पहले ही मैंने आपको बताया था इस तरह के वर्ड आते हैं, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। द गैस ट्रैप हीट फ्रॉम सन। गैस जो है हीट कहाँ से देती है? सन से। कॉजिंग द अर्थ, जिससे होता है टेम्परेचर राइज, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट सीवियर वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल, लॉस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ से देखिए द थर्ड नंबर कौन सा है? न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेग्लिजिबल। इन्होंने बोला है जाहिर सी बात है जो इफेक्ट बढ़ रहा है वो नेगेटिव ही है। देखिए, नेगेटिव इफेक्ट बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फ्रिक्वेंट क्या होते हैं? आपके इवेंट होते हैं वेदर में,
ठीक है, इस तरह से। तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव तो कुछ बढ़ नहीं रहा है यहाँ पे। अब आगे देख लीजिए 4th नंबर क्या कहता है, मैं पेन लेता हूँ। मैनी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव इम्प्लीमेंटेड, बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए हैं टू रिड्यूस ग्रीन हाउस को घटाने के लिए। क्या देखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, क्या पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी है, सब्सिडीज मतलब अनुदान देना, ठीक है, पॉलिसीज़ नीति, सैंक्शन मतलब मंजूरी। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लागू की हैं, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज लागू की हैं। तो ये हो गया, क्लियर है। आगे देख लेते हैं ग्लोबल 5th नंबर, हाउ एवर इंडिविजुअल कैन प्ले अ रोल इन, कम करने में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में रोल प्ले कर सकता है। ये तो दिमाग में ही आता है। तो कम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्ड क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। एक्सपेंडिंग, ए आना चाहिए यहाँ पे, थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, ये मैं कट करते हैं एकदम। एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ाना होता है, एग्जैसर्बेट का भी मतलब बढ़ाना होता है, बद से बदतर हालत करता है, मिटिगेट का मतलब कम करना होता है, सस्टेन का मतलब व्याप्त रहना, ठीक है। तो मिटिगेटिंग होगा इसका ऑप्शन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो आज का ये क्लोज टेस्ट कैसा लगा, ठीक है, आसान था, किस पहलू में आसान था, कैसे आप मतलब इसे कर सकते थे, और जो मेरा बताने का तरीका था क्या थोड़ी सी हेल्प हुई है नहीं हुई है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर। रीबूटिंग द कोड्स, मतलब कोड्स को दोबारा से रिबूट किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। क्रिमिनल लॉज में नीड रिफॉर्म, की क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन नॉट न्यू, नया लाने की ज़रूरत नहीं है। अनफेमिलियर नेम, जो नेम अनफेमिलियर हो, नए हो, अनजान हो, उन्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, और सेंटेंस वाइज या क्लॉज वाइज एक्सप्लेन करूँगा मैं। यहाँ देखिए, फ्यू वुड डिसएग्री दैट लॉज रिक्वायर एन ओवरऑल फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दे कुड एब्रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोसाइटी। ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो, फ्यू वुड डिसएग्री, कुछ डिसएग्री होंगे, असंतुष्ट होंगे, ठीक है। डैट की लॉज रिक्वायर्ड, लॉज को ज़रूरत है, नियम को ज़रूरत है ओवरऑल करने की, मरम्मत करने की, ठीक करने की, फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पर, ताकि, सो डैट का मतलब ताकि, दे कुड एब्रेस्ट, ताकि उन्हें अनुकूल बनाया जा सके, अनुकूल, एब्रेस्ट का मतलब अनुकूल है के अनुसार, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके अनुरूप बनाया जा सके, एंड चेंजेस इन सोसाइटी, या जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसके अनुरूप लॉ को बनाया जा सके। तो कहने का मतलब कुछ डिसएग्री हो सकते हैं और कुछ एग्री भी हो सकते हैं, डिपेंड, मतलब दोनों ही कंडीशन यहाँ पे हैं, क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को यहाँ तक ले लेता हूँ। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखिए, हाउ एवर मतलब हालांकि, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि होल न्यू कोड बी इंट्रोड्यूस, कि पूरा का पूरा कोड चेंज कर दिया जाए या न्यू बताया जाए, एंड गिवन एब्स्ट्रूज नेम, क्लियर, और दिए जाएं कैसे, एब्स्ट्रूज का मतलब डिफ़िकल्ट, कठिन, नेम बिल्कुल अलग नए कठिन दे दिए जाएं, नेम जो अजीब हो, ठीक है। व्हेन इन सब्सटेंसेस, तो इन सब्सटेंसेस का मतलब अगर रियलिटी में देखा जाए, हकीकत में देखा जाए, द होल लॉ, जो पूरा का ओल्ड लॉज, ओल्ड मतलब पुराना जो नियम है, आर इसेंशियली रिटेन्ड, वो ज़रूरी है रिटेन करना, उनको लागू रखना ज़रूरी है, उनकी जगह नया कोड आ जाना ये ज़रूरी नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि टाइम टू टाइम आप क्या करें, उसमें अपडेट करें, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से लॉ को भी चेंज होना ज़रूरी है ताकि उसके लिए अनुकूल बनाया जा सके। आगे बोला है द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, ध्यान देना जितने भी आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, जैसे एक होता है कार्डिनल, जैसे 1 2 3, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, उसके आगे दा लगता है, जैसे लास्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह से। अबाउट द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म अबाउट द भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है। दूसरा जिसको हम शॉर्ट में BNS बोलेंगे, टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड, ये रिप्लेस करेगा किसको, इंडियन पीनल कोड को। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
टू रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये किसको चेंज करेगा? क्रिमिनल प्रोसीजर को, नेम, ठीक है, नेम चेंज हो रहा है। एंड द भारतीय साक्ष्य बिल टू रिप्लेस द इंडियन एविडेंस, साक्ष्य, ठीक है, ये किसको बदलेगा? रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करेगा ये वाला नाम। तो क्या आ जाएगा अब? भारतीय साक्ष्य। इज डैट इट इज़ अननेसेसरी टू रेफर देम द होली देयर हिंदी नेम। ये अननेसेसरी है, उनका टोटल रेफ़र कर देना हिंदी में, ठीक है, हिंदी में उनके नाम बदलना, ये क्या है? अननेसेसरी, इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट कर ही रही है, वो एक अलग बात है। आगे सेंटेंस देख लेते हैं। ये क्लॉज हो गया आपका, ये सेंटेंस हो गया। इन्होंने अब क्या बोला है यहाँ पे देखिए, एवरी लॉ इन इंडिया हैज़ एन ऑफिशियल ट्रांसलेशन इन द रेस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एवरी स्टेट। कि एवरी लॉ इन इंडिया, जितने भी लॉ बने हुए इंडिया के अंदर, हैज़ एन ऑफिशियल ट्रांसलेशन, उनका ऑफिशियल आधिकारिक रूप पे उनका ट्रांसलेशन है, ठीक है, रेस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस स्टेट की जो भाषा उसी भाषा में क्या होते हैं? वो ट्रांसलेट होते हैं। एवरी स्टेट शो द नीड फॉर IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट टू बी रेफर्ड टू देयर हिंदी नेम अलोन इज क्वेश्चनेबल। कि केवल उसको हिंदी में बदल देना ये एक क्वेश्चनेबल है, ठीक है, क्या है? इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसलिए क्योंकि अभी हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट में तो अपना अपना ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनकी हिंदी जैसी भी, मान लीजिए किसी में तमिल है, किसी में मलयालम है, तो सारे स्टेट अपने अपनी भाषा में से ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे केवल और केवल हिंदी में लागू करना ये क्वेश्चनेबल हो सकता है। द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ वॉज री एनेक्टेड 1973। क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ री एनेक्ट किया गया था 1973 में। एंड इट इज़ नॉन एज CRPC, और ये जाना जाता है कैसा? CRPC 1973 के नेम से जाना जाता है। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1898 वर्जन, ये बदला हुआ था, बिल्कुल अलग था। 1898 में जो इसका वर्जन था उसका दूसरा स्वरूप आया था CRPC का 1973 में, ठीक है, तो वो चीज़ एक अलग थी। उस समय तो ज़रूरी हो गया था क्योंकि चेंज आया था बहुत ज़्यादा और बहुत पुराना हो गया था, इसलिए उसमें अपडेट कर दिया गया। लेकिन फ़िलहाल केवल हिंदी से इंग्लिश से नेम हिंदी कर देना ये एक अलग बात है। आगे देखिए, द ऑब्जेक्टिव टू हैव हिंदी नेम इज अपेरेंटली, कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये है कि उसका हिंदी में नेम होना, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, टू एन अटेम्प्ट टू सिम्बलाइज द डी एंग्लिशाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि क्रिमिनल लॉ है उसको अंग्रेजीकरण नहीं हो, क्या हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसका अंग्रेजीकरण नहीं हो, टोटल हिंदी में होना चाहिए। क्लियर है इतना पॉइंट? आगे देखिए ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि हाउ एवर मतलब हालांकि, अ प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, स्क्रॉल थ्रो जब हमसे पढ़ते हैं, न्यू लॉज इंडिकेट, ये दर्शाता है डैट मच ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज इज रिटेन। आज पता नहीं क्या हो गया है, कई जगह माइंड चल रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। जो हमारी अगर हमसे पढ़ते हैं तो इंडिकेट जो करता है, दर्शाता है, वो ये है कि ओरिजिनल लैंग्वेज मतलब हमारी इंडिया की ओरिजिनल लैंग्वेज या फिर जो भाषा है वो हिंदी है। तो ये उद्देश्य है कि टोटल जो जितने भी लॉ हैं वो हिंदी में होने चाहिए, इंग्लिश में नहीं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे तो केवल हिंदी नहीं चलती, इंडिया के अंदर तो बहुत सारी लैंग्वेज चलती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट रेजेज ए डाउट, यहाँ से एक डाउट उठता है, वेदर द चेंजेस आर फार टू फ्यू वारंट देयर बीइंग एनेक्टेड अफ्रेश एज डिलीशन एंड अमेंडमेंट्स मे हैव अचीव्ड द सेम पर्पज। देखिए यहाँ से इन्होंने कहने की कोशिश की है कि हम यहाँ से ये शक उठ सकता है कि चेंज जो बदलाव है आर फार टू फ्यू वारंट देयर बीइंग एनेक्टेड फ्रेश, कि जो लागू किया जाएगा वो नया है या नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते, वारंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आए दिन क्या होते रहते हैं, डिलीशन होते हैं। अमेंडमेंट मे हैव अचीव्ड द सेम पर्पज, डिलीट करना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, ठीक है, ये सेम पर्पज़ को इंडिकेट करते हैं। मतलब इससे ऐसा नहीं है कुछ नया महसूस हो नेम बदलने से।
आप अमेंडमेंट कर दे तब भी कुछ होता है ऐसे ही, ठीक है। फिलहाल तो आप नाम ही बदल रहे हैं। इट इज़ सम कंसोलेशन डैट, कंसोलेशन मतलब सांत्वना या तसल्ली है कि संहिताज आर टू बी स्क्रूटनाइज, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी संहिता की बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है, जांच पड़ताल की जाएगी। एज द कंसल्टेशन प्रोसेस अपीयर इनएडिक्वेट, अगर कंसल्टेशन प्रोसेस अपीयर दिखाई दिया, कम मात्रा में दिखाई दिया, तो इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा, तब कहानी आगे बढ़ेगी। क्योंकि नेम चेंज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, काफ़ी वक्त लगेगा इसमें और काफ़ी सपोर्ट चाहिए। आगे सेंटेंस देखिए, आगे इन्होंने बोला है इन सब्सटेंस, ठीक है। अगर संक्षेप में देखें तो डिलीशन ऑफ अ सेडिशन, सेडिशन शब्द का डिलीशन किया गया मतलब डिलीट किया गया। इज वेलकम, उसका स्वागत भी हुआ। इट्स एपरेंट इक्विवेलेंट, और स्पष्ट रूप से न्यू सेक्शन 150 डज नॉट यूज ओवर ब्रॉड, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं हुआ। टर्म्स सच एज प्रोमोटिंग, टर्म्स क्या थी, प्रोमोटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या होना, डिसअफेक्शन होना, विश्वास नहीं होना, स्नेह नहीं होना। ब्रिंग इनटू द हेटर टू कंटेम्प्ट, घृणा और कंटेम्प्ट मतलब निंदा वगैरह ये लाना, ठीक है। इसलिए इसको क्या गया, सेडिशन को हटाया गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड हैं वो हटा दिए गए और उसका स्वागत भी हुआ। आगे इन्होंने बोला है सेंटेंस कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं। क्रिमिनलाइज प्रोमोटिंग सेसेशनिज्म मतलब अलगाववाद, सेपरेटिज्म वो भी अलगाव होता है, अलग होना, एंड आर्म रिवेलियन, बट इट आल्सो टारगेट सबवर्सिव एक्टिविटीज़, सबवर्सिव मतलब जो विध्वंसकारी होती है, विनाशकारी होती है, उन एक्टिविटीज़ को टारगेट किया जाता था। एंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, जो कि एंडेंजरिंग था, खतरनाक था हमारी एकता के लिए, सोवरेनिटी के लिए, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए। द टर्म्स डैट शुड बी नॉट बी अलाउड बी मिसयूड, ठीक है, कि जो टर्म है वो अलाउ नहीं की जा सकती मिसयूज के लिए, इसलिए हटा दी गई। अनदर पोटेंशियल मिसयूजेबल प्रोविजन इज इन न्यू सेक्शन 195 इक्विवेलेंट टू सेक्शन 153B IPC। 195 सेक्शन है जो कि इक्विवेलेंट है 153B IPC के, इक्विवेलेंट ये बराबर ही है। इट्स पेनलाइज मेकिंग द पब्लिक फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ये पेनलाइज करता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड जेपर्डाइज जो खतरे में डालते हैं सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मतलब यूनिटी एंड सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए अगर कोई चीज़ है खतरनाक तो उसके लिए ये सारे क्या हैं, लॉ बने हुए हैं IPC 153 या फिर 195। क्लियर। आगे देखिए इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है कि वाइल मॉब लिंचिंग, जो मॉब लिंचिंग होती है, एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, न्यू सेक्शन एंड सिग्निफिकेंट ओमिशन इज हेट स्पीच, even though defining it as punishing it have been under discussion for some years। मॉब लिंचिंग जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसको हम तय करके करते हैं। आर न्यू सेक्शन, ये नया सेक्शन बन गया है। सिग्निफिकेंट ओमिशन कुछ हटाना है, हेट स्पीच, ठीक है। इवन दो डिफाइनिंग इट, कि इसे कैसे डिफाइन किया जाए, एंड पनिशिंग कैसे किया जाए, इट हैव बीन अंडर डिस्कशन फॉर सम ईयर, और ये कुछ सालों से अंडर डिस्कशन में है, डिस्कशन चल रहा है। जब ये फाइनल हो जाएगा तो इस पर भी एक ढंग से मतलब लॉ बन जाएगा और मॉब लिंचिंग के केस रुक जाएंगे। आगे बोला है प्रोसीजर कोड एनेबल कंडक्ट ऑफ ट्रायल, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज इन एब्स्टेनिया। देखिए कि ये जो कोड है ना, ये कोड करेगा एनेबल मतलब लागू, कंडक्ट मतलब चलाने के लिए, ट्रायल, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन एब्स्टेनिया मतलब ऑफेंडर जिसने गलती की हो अगर वो नहीं भी है तब भी इसको कोई चलेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें क्या हो जाएंगी लागू, मतलब जब भी पकड़ में आएगा तो इसे सज़ा मिल जाएगी तुरंत ही, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह के बदलाव भी आने वाले हैं। मेकिंग वीडियोग्राफी ऑफ सीजर मैंडेटरी इज़ वेलकम, कि जैसे मान लीजिए कि इसको जब्त की जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो इसकी वीडियोग्राफी भी होना ज़रूरी है ताकि एविडेंस रहें। आगे इन्होंने बोला है शो टू प्रोविज़न फॉर डीम्ड सैंक्शन इफ़ अथॉरिटीज़ फेल टू ग्रांट विद इन 120 डेज। इनका कहने का मतलब है, आगे इन्होंने बोला है इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोविज़न है डीम्ड मतलब अनुमान लगाना, सैंक्शन की मंजूरी उन्हें दी जाती है, ठीक है।
अगर उसमें अथॉरिटी फेल रहती है 120 डेज, मतलब 1-2 दिन में, 1-2 दिन नहीं है, सॉरी 120 डेज जो हैं, 120 डेज की अनुमान लगाने के लिए, यानी तय करने के लिए, इसमें कार्रवाई करने के लिए क्या दिया जाएगा, वो टाइम दिया जाएगा, सैंक्शन मंजूरी दी जाएगी। आगे बोला है सेंटेंस में, द रिमांड प्रोविज़न, जो रिमांड प्रोविज़न सीम टू परमिट पुलिस कस्टडी, जो रिमांड प्रोविज़न है सीम परमिट करेगा पुलिस कस्टडी के लिए बियॉन्ड द करंट 15 डेज लिमिट, अभी 15 दिन की लिमिट है, वो बढ़ी जा सकती है, अट्रैक्ट मोर क्रिटिसिज्म, और इससे क्या होगा कि लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन भी तो काफ़ी होते हैं रिमांड के लिए। द न्यू लॉज नीड क्रिटिकल स्क्रूटनी, कि जो नया लॉ है उसे स्क्रूटनी करने की, जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है, बट नॉट न्यू नियम, उसमें नए नाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल तो उस पर क्या करना चाहिए, अच्छे से चेक करना चाहिए ताकि उसकी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सके। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप शो आपने एन्जॉय किया होगा। अब बुक ऐप जरूर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।